हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर 13, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको जेड स्कीम नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को एक्सप्लेन कर दिया था और आज हम आपको फॉस्फोराइलेशन यानी कि नॉन साइक्लिक और साइक्लिक के बारे में आपको बताएंगे। फर्स्ट हेडिंग आती है हमारी फोटोफॉस्फोराइलेशन। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आती हैं तो आप मुझे मैसेज में डाल सकते हैं। ओके बच्चों, तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है इट अकर्स इन टू वेज। भाई इसमें दो तरीके के प्रोसेस होते हैं किसमें, फोटोफॉस्फोराइलेशन में। एक होता है नॉन साइक्लिक, एक होता है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। सबसे पहले हम नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ेंगे। नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, first point, when both photosystem second and first work in a series as mentioned above in the Z scheme, it is called non-cyclic phosphorylation। भाई जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होते हैं इसमें दोनों तरीके के फोटो सिस्टम होंगे, यानी कि सेकंड भी होगा और फर्स्ट भी होगा, यानी कि दोनों तरीके के सिस्टम काम करेंगे। ठीक है, एक सीरीज वाइज, जैसा कि हमने ऊपर वाली जेड स्कीम में भी आपको बताया था। और ये प्रोसेस क्या होगा आपका, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। उसके बाद आता है बोथ एटीपी एंड एनएडीपी आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रॉन फ्लो। और इस प्रोसेस में एटीपी और एनएडीपीएच दोनों ही बनेंगे जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। ठीक है, आगे, सिंस द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट फ्रॉम फोटोसिस्टम सेकंड डू नॉट रिटर्न to photosystem second but are replaced by those from water, the process is called non cyclic। भाई इस प्रोसेस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। कब, जब फोटोसिस्टम सेकंड होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो फोटोसिस्टम सेकंड होता है ये दोबारा से फोटोसिस्टम फर्स्ट में नहीं जा पाता, बट आर रिप्लेस्ड बाय दोज फ्रॉम वाटर। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिप्लेस तो करता रहता है, और इसी प्रोसेस को हम नॉन साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। और किसकी फॉर्म में रिप्लेस करता है, वाटर की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, आगे आ जाइए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन ओनली फोटोसिस्टम फर्स्ट इज फंक्शनल। जब इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमारा फोटोसिस्टम फर्स्ट जो होता है वो काम करना शुरू करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सर्कुलेट होते हैं। ठीक है, कब, फोटोसिस्टम फर्स्ट से। और कहाँ पर, फोस्फोराइलेशन अकर्स विद इन द साइक्लिक फ्लो। और इसको क्या कहा जाता है, साइक्लिक फ्लो कहा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलेट होना शुरू होते हैं, यानी कि फोटोसिस्टम फर्स्ट अपना काम करना शुरू करता है। आगे, दिस हैपन इन द स्ट्रोमा लैमेला विच लेक्स फोटोसिस्टम सेकेंड एंड NADP रिडक्टेज एंजाइम। भाई ये जो प्रोसेस होता है ये स्ट्रोमा लैमेला में होता है। इसमें फोटोसिस्टम सेकेंड नहीं होता और ना ही NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे तो सबसे पहले जो लाइट है वो कहाँ पर पड़ रही है, क्लोरोफिल में। ठीक है, जो क्लोरोफिल है हमारा, यहीं पे हमारी क्या है, स्ट्रोमा लैमेला प्रेजेंट होती है। और फिर यहाँ से फोटोसिस्टम फर्स्ट अपना काम करना शुरू कर रहा है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को सर्कुलेट करता है। कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जहाँ पर क्या होता है, ADP प्लस IP से क्या बन रहा है, ATP बन रहा है। ठीक है, और फिर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये सीधा आपका कहाँ पे आ रहा है, क्लोरोफिल P700 में आ रहा है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, सो द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पास ऑन द NADP बट रिटर्न टू फोटोसिस्टम फर्स्ट थ्रू ETS एज डिजनराइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्साइटेड होते हैं। ठीक है, डू नॉट पास ऑन द NADP, ये NADP में पास नहीं होते, बट रिटर्न टू फोटोसिस्टम फर्स्ट। लेकिन जो फोटोसिस्टम फर्स्ट है वहाँ पर ये रिटर्न कर दी, वापस भेज दिए जाते हैं। किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि ETS के द्वारा, एज डिजनराइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इनको क्या कहा जाता है, डिजनराइज्ड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। हैंस
देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। और यहाँ पर क्या होता है, यानी कि एडीपी प्लस आईपी से आपका एटीपी बनता है, बट नो एनएडीपीएच इज फॉर्म्ड, लेकिन एनएडीपीएच नहीं बनता। नेक्स्ट पॉइंट में आता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन alone occur when light of wavelength higher than 680 nm is available। जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है केवल यही होता है, लाइट जो होती है इसकी, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही हाई होती है, कितनी, 680 nm इज़ अवेलेबल। यानी कि इसकी जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है इसमें सिर्फ लाइट चाहिए होती है जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी वेवलेंथ कितनी हो, यानी कि 680 nm। आगे आ जाइए फोटोसिंथेटिक फेज, एक हेडिंग है आपकी फोटोसिंथेटिक फेज जिसको डार्क रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस में देखते हैं कि क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच CO2 इज रिड्यूस्ड, भाई इस प्रोसेस में CO2 रिड्यूस होती है, किससे, कार्बोहाइड्रेट से। किससे होती है, कार्बोहाइड्रेट से, जिसको क्या कहा जाता है, कार्बन फिक्सेशन। अब ये हमारा क्वेश्चन भी बन सकता है, भाई कार्बन फिक्सेशन क्या है, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें CO2 रिड्यूस होती है, किससे, कार्बोहाइड्रेट से, उसको क्या कहा जाता है, कार्बन फिक्सेशन कहा जाता है। इट मेक्स यूज टू द ATP, और इस काम में ATP का यूज होता है, ठीक है, और NADPH का यूज होता है, जो कि प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पर, ये लाइट फेज में। ठीक है बच्चों, आगे है इट अकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में काम होता है ये, बाय ए सीरीज ऑफ एंजाइम, एक सीरीज के द्वारा, और एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है इसमें। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी C3 पाथवे और कैल्विन साइकिल। भाई C3 पाथवे और कैल्विन साइकिल क्या होती है, ठीक है। C3 पाथवे और कैल्विन साइकिल, फर्स्ट पॉइंट में आता है द पाथ ऑफ कार्बन इन डार्क रिएक्शन वॉज ट्रेस्ड बाय मेल्विन कैल्विन थ्रू ए टेक्निक कॉल्ड ऑटो रेडियोग्राफी यूजिंग C14, हेंस इट इज टर्म एज कैल्विन साइकिल। भाई ये एक पाथ होता है कार्बन का, ठीक है, किसमें, डार्क रिएक्शन में, जिसको एक ट्रेस किया जाता है मेल्विन कैल्विन के द्वारा। इस टेक्निक को कहा जाता है ऑटो रेडियोग्राफी। इस टेक्निक में यूज़ किया जाता है कार्बन 14 का, जो कि एक रेडियो एक्टिव होता है कार्बन का, यानी कि आइसोटोप्स भी उसको बोलते हैं। हेंस इट इज टर्म एज, और इस टर्म को क्या कहा जाता है, कैल्विन साइकिल कहा जाता है। आगे है जो कैल्विन साइकिल है कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस, नेमली, भाई इसमें 3 फेज हैं। फर्स्ट फेज है आपकी कार्बोक्सिलेशन, सेकंड रिडक्शन, थर्ड रीजनरेशन ऑफ RUBP। ठीक है, यानी कि RUBP बनती है C3 पाथवे में, क्या बनता है, RUBP, कार्बोक्सिलेशन होता है, रिडक्शन होता है। अब कैसे होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है हमारा, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन कैसे होगा, जब भाई जो हमारी एटमॉस्फेयर की CO2 है वो वाटर के साथ मिलेगी, ठीक है, जो हमारी एटमॉस्फेयर से CO2 है जब वो वाटर के साथ मिलेगी तो उसका कार्बोक्सिलेशन होगा। क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन होगा। जब उसका कार्बोक्सिलेशन होगा तो वो क्या बनाएगा, 3-फॉस्फोग्लाइसरेट बनाता है। क्या बनाता है, 3-फॉस्फोग्लाइसरेट बनाता है। इसके बाद जब ये हमारे बन जाते हैं तब इसमें ATP और NADPH का यूज़ किया जाता है जब ये रिडक्शन होता है। सेकंड प्रोसेस क्या हुआ, इसका रिडक्शन होता है, यानी कि हमने यूज़ तो किया था ATP और NADP का, और फिर किस चीज़ में टूट जाता है ये, ADP प्लस PI और NADP में। इससे फिर हमारी ट्राइओज फॉस्फेट बनते हैं जिसमें शुगर और स्टार्च होती है, और फिर इसका रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन मतलब यानी कि RUBP बनेगा। जब पहले ये हमारा क्या होगा, हम इसमें ATP डालेंगे और ये हमारा ADP में बन जाता है, और फिर इससे जब रीजनरेशन होता है यानी कि रिबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट बनता है।
तो ध्यान रखना, जो C3 पाथवे यानी कि केल्विन साइकिल होता है उसमें 3 प्रोसेस होते हैं। एक होता है कार्बोक्सिलेशन, सेकंड इज रिडक्शन और थर्ड इज रीजनरेशन ऑफ RUBP। ये आपके डिफरेंस में काम आएंगे कि भाई C3 पाथवे और C4 पाथवे में क्या डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फोटो रेस्पायरेशन। भाई फोटो रेस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे अब हम। फोटो रेस्पायरेशन में क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट, इन C3 प्लांट RUBP carboxylase, which is the main enzyme of photosynthesis, function as oxidase at night temperature and high oxidase concentration। भाई जो C3 प्लांट होते हैं इनमें क्या होता है, RUBP कार्बोक्सिलेज बनता है। ठीक है, C3 जो फोटो रेस्पायरेशन होता है, C3 प्लांट में RUBP कार्बोक्सिलेज बनता है, जिसमें मेन एंजाइम का यूज़ किया जाता है फोटोसिंथेसिस में। यानी कि इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं इस एंजाइम्स के। ठीक है, समझ में आ रहा है? भाई देखिए, जो C3 प्लांट्स होते हैं उनमें जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका काम क्या होता है, वो ऑक्सीनेज करना होता है। किसको? जो हायर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होते हैं उसको ऑक्सीनेज करना होता है। सेकेंड पॉइंट है, इट कैटेलाइसिस of oxidation of RUBP into one molecule of 3 compound phosphoglycerate and 1 molecule of 2C compound phosphoglycolate। भाई इसमें क्या होता है, इसमें जो कैटेलाइसिस होता है यानी कि जो ऑक्सीडेशन होता है किसका, RUBP का, वो किस चीज़ में, 1 मोलिक्यूल्स ऑफ 3A कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है और किसमें, फोस्फोग्लिसरेट एंड 1 फोस्फोग्लिसरेट बनता है और एक 1 मोलिक्यूल्स ऑफ ए 2 कंपाउंड फोस्फोग्लिसरेट बनते हैं। यानी कि 2 बने हुए, एक तो 3 कंपाउंड वाला बना, एक 2C कंपाउंड वाला बना। ठीक है, आगे, इट इज़ ए वेस्टफुल प्रोसेस। ये क्या है भाई, एक बेकार प्रोसेस होता है, इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ में नहीं करते। क्यों? इसमें क्या कमी आती है, देयर इज़ नो शुगर, यानी कि इसमें कोई शुगर नहीं होती, ना ही ATP बनती है। CO2 रिलीज होती है और ATP कंज्यूम होती है, इसलिए इसका यूज़ हेल्पफुल नहीं होता। आगे आ जाइए हमारे C4 पाथवे या हैच स्लैक पाथवे। भाई ये प्लांट होते हैं, एक तो C3 प्लांट होते हैं और C4 प्लांट होते हैं, इनमें डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अब ये हमने C3 प्लांट पढ़े थे, अब हम C4 पाथवे या हैच स्लैक पाथवे या C4 प्लांट पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, दिस पाथवे ऑफ कार्बन फिक्सेशन अकर इन प्लांट्स। भाई कुछ कार्बन फिक्सेशन वाले प्लांट्स होते हैं, यानी कि ये जो C4 पाथवे होता है ये कार्बन फिक्सेशन वाले प्लांट्स में होता है, जैसे कि मेज, शुगर केन, सरगम एक्सेट्रा। इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय हैच एंड स्लैक। भाई सबसे पहले जो हैच और स्लैक थे इन्होंने रिपोर्ट किया था कि इनमें C4 पाथवे होता है। द प्लांट्स विच एम्प्लॉय, इन प्लांट्स में क्या होता है, दिस मैकेनिज्म ऑफ कार्बन फिक्सेशन, यानी कि इन प्लांट्स में कार्बन फिक्सेशन होता है जो कि शो करते हैं किसको, प्रेजेंस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक सेल्स। यानी कि ये शो करते हैं कि इनमें 2 तरीके की फोटोसिंथेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट मीजोफाइल सेल्स, सेकेंड इज बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, यानी कि जो आपके C4 पाथवे प्लांट होते हैं इनमें 2 तरीके की फोटोसिंथेटिक सेल्स होती हैं, एक तो मीजोफाइल सेल्स होती है, एक बंडल शीथ सेल्स होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, क्रेंज एनाटोमी भी कहा जाता है। ठीक है, और जो C3 प्लांट होते हैं उनमें क्रेंज एनाटोमी प्रेजेंट नहीं होती है, C4 प्लांट में क्रेंज एनाटोमी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, द क्लोरोप्लास्ट आर डाइमॉर्फिक। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डाइमॉर्फिक होता है। दोज इन मीजोफाइल सेल्स आर ग्रेनल। जो मीजोफाइल सेल्स होती हैं वो ग्रेनल होती हैं और जो बंडल शीथ सेल्स होती हैं वो एग्रेनल होती हैं। ठीक है, आगे, फोस्फोनल पारुवेट यानी कि PEP इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। इसमें क्या होता है, जो फोस्फोनल पारुवेट होता है वो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है, वो सबसे पहले जो प्राइमरी CO2 होता है उसे एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, प्रेजेंट इन द मीजोफाइल सेल्स। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो हमारी मीजोफाइल सेल्स होती है ना उनमें ये प्रेजेंट होता है। आगे, एंड द रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड।
और ये जो रिएक्शन होती है कैटेलाइज्ड होती है बाय द एंजाइम, किस एंजाइम की हेल्प से होती है? फोस्फोनल पारुवेट कार्बोक्सिलेज यानी कि PEP। ठीक है बच्चों, आगे आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑक्सेलो एसिटिक एसिड, और इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्सेलो एसिटिक एसिड होता है यानी कि OAA, जिसमें क्या होता है विच इज ए 4C कंपाउंड, जिसमें क्या होता है 4 कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। आगे ऑक्सेलो एसिटेट इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड, जो ऑक्सेलो एसिटेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में और ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कहाँ पर? बंडल शीथ सेल्स में, जो कहाँ पर होती है? वेहर इट इज डाई कार्बोक्सिलेटेड इनटू पारुविक एसिड, जो फिर क्या होते हैं? जो डाई कार्बोक्सिलेटेड होते हैं उनसे फिर ये पारुविक एसिड बना लेते हैं। आगे इट इज एन एडेप्टिव मैकेनिज्म, ये सब क्या होती है? एडेप्टिव मैकेनिज्म होती है टू अवॉइड फोटो रेस्पायरेशन, और फोटो रेस्पायरेशन को अवॉइड करती हैं। द डाई कार्बोक्सिलेशन ऑफ मैलिक एसिड, जो मैलिक एसिड इन द बंडल शीथ सेल्स मेंटेन्स, भाई ये जो डाई कार्बोक्सिलिक ऑफ मैलिक एसिड होते हैं जो कि कहाँ पर होते हैं? बंडल शीथ सेल्स में होते हैं, वो मेंटेन करती है हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 को, यानी कि जो हाई कंसंट्रेशन CO2 को मेंटेन करती हैं, और जो RuBIS CO2 होता है, ठीक है, यानी कि RuBIS CO2 के आसपास जो हाई कंसंट्रेशन CO2 होती है उसको मेंटेन करती है कौन? बंडल शीथ सेल्स, जिनका काम होता है कार्बोक्सिलेज करना। कार्बोक्सिलेज करना होता है, ऑक्सीनेज करना नहीं होता। कार्बोक्सिलेज का मतलब होता है कि CO2 को कंज्यूम करना, और ऑक्सीनेज का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को कंज्यूम करना। तो जो C3 प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, और जो C4 प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं। इसलिए जो C3 पाथवे होता है वो वेस्टफुल होता है, और जो C4 होता है वो हेल्पफुल होता है। आगे डायग्राम दिया हुआ है बच्चों, जो प्रोसेस मैंने आपको इन पॉइंट्स में बताए हैं वही प्रोसेस आपके इन डायग्राम में लिखे हुए हैं। ठीक है, ये इनका डायग्राम है, इनको आप बहुत अच्छे से देख लेना। और C4 पाथवे में 2 सेल्स होती हैं, ध्यान रखना है कौन कौन सी? मेसोफाइल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स। और जो C4 होते हैं उनमें क्या होता है? कार्बोक्सिलेज होता है। ठीक है, ध्यान रखनी है ये पॉइंट, जो मेन पॉइंट है इनको बहुत ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि आपके डिफरेंस में काम आएंगे। आगे आपका एक डिफरेंस दिया हुआ है वो C3 प्लांट और C4 प्लांट्स में है। ठीक है, अब जो मैंने डिफरेंस आपको बताया था वही डिफरेंस आपके इसमें लिखे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस है C3 और C4 पाथवे। फर्स्ट पॉइंट, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन मीजोफाइल सेल्स। भाई जो C3 पाथवे होते हैं उनमें सिर्फ मीजोफाइल सेल्स होती है, और जो C4 प्लांट होते हैं उनमें 2 तरीके की सेल्स होती हैं, मीजोफाइल और बंडल शीथ सेल्स दोनों होती हैं। जो C3 प्लांट होते हैं उनमें क्रेन्स एनाटोमी एब्सेंट होती है, और C4 में क्रेन्स एनाटोमी प्रेजेंट होती है। जो C3 प्लांट होते हैं इनमें RuBP इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है, यानी कि RuBP जो होता है वो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है, जबकि जो C4 होते हैं उनमें PEP इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है, यानी कि PEP होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, 3 फोस्फोग्लाइसरिक एसिड यानी कि 3PGA या 3C कार्बन कंपाउंड्स इज द, और इसमें ऑक्सेलो एसिटिक एसिड या 4C कंपाउंड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस के। आगे फोटो रेस्पायरेटरी लॉस इज हाई, यानी कि फोटो रेस्पायरेटरी जो होता है वो लॉस होता है, कम होता है। अब इसमें क्या था? फोटोसिंथेसिस सैचुरेटेड होते हैं, कितना? एट 360 माइक्रोन लीटर क्या है ये? पावर गिवन CO2। ठीक है, नेक्स्ट C3 प्लांट में क्या होता है? टेम्परेचर ऑप्टिमम ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो टेम्परेचर होता है फोटोसिंथेसिस का वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसमें जो होता है वो 35 से 45 डिग्री सेल्सियस होता है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और अगर कुछ चीज़ ऐसी हैं जो समझ नहीं आई हैं तो वो आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं। ओके बच्चों,
और इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। जो भी चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आई है तो आप मुझे बता देना, मैं इसे दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।